आज ऑडियो थोड़ा ख़राब है तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज का वीडियो मैं कुछ प्रश्न है जो मेरे दर्शकों ने मुझसे पूछे हैं उसका उत्तर देने के लिए बनाया है। आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रश्न क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है और ये प्रश्न है कबीर शर्मा ने पूछा है, शेयर फोर्स इज डिफाइंड एज फोर्स विच एक्ट्स पैरेलल टू सरफेस, देन व्हाई इज इट ऑलवेज रिप्रेजेंटेड परपेंडिकुलर टू बीम इन एसएफडी। तो शर्मा जी, कबीर शर्मा जी, हम लोग बीम के परपेंडिकुलर फोर्स को दिखाते हैं, ना कि सरफेस के परपेंडिकुलर। हमेशा जो शेयर फोर्स होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं, सरफेस के प्लेन के पैरेलल होता है। और इसको मैं आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एक बीम ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए कि ये कोई बीम है और इस बीम पे सपोर्ट ये लगे हुए हैं और मान लीजिए कोई फोर्स लग रहा है, इस पे यूडीएल लग रहा है और हम इस सरफेस पे, इस सेक्शन पे, अगर मान लीजिए इस सेक्शन को काट के हम इधर से देखें और हम यहाँ पे शेयर फोर्स कितना होगा, या लेफ़्ट साइड या राइट साइड के सारे फोर्स। तो अगर मान लीजिए ये P/2 है और ये P/2 है और ये मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक ये W मीटर पर सेकेंड है, W पर मीटर है अगर ये, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो टोटल शेयर फोर्स है, शेयर फोर्स कितने के बराबर हो जाएगा, शेयर फोर्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं। और ये मान लीजिए ये सेक्शन जो है हम यहाँ से x डिस्टेंस पे बना रहे हैं, तो शेयर फोर्स क्या लिख सकते हैं, एस एक्स इंटू डब्लू माइनस P/2। और अगर हम इस सेक्शन काटें और इधर से देखें तो ये सेक्शन हमको ऐसा दिखेगा, ये बीम का सेक्शन दिखेगा और इसके पैरेलल ये फोर्स लगता हुआ दिखेगा। यानी ये जो फोर्स है इस सरफेस के पैरेलल है, इसीलिए हम इसको कहते हैं शेयर फोर्स। और अगर हम इसका शेयर स्ट्रेस निकालना चाहें तो शेयर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, शेयर स्ट्रेस हो जाएगा ये जो हमने शेयर फोर्स निकाला और डिवाइडेड बाई ये एरिया, अगर ए है तो ये एरिया। तो आप इस कंफ्यूज ना हो, हम लोग जो शेयर फोर्स की बात करते हैं वो बीम के पैरेलल की बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिए, क्वेश्चन कमेंट कीजिए। और अगला सवाल है, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संकटा मिश्रा ने पूछा है, मेक ए ट्यूटोरियल ऑन बेंडिंग स्ट्रेस। इन्होंने एक्चुअली क्वेश्चन नहीं पूछा, इन्होंने एक सजेशन दिया है कि बेंडिंग स्ट्रेस पे ट्यूटोरियल इनको चाहिए। तो संकटा, मैंने आपकी बात मान ली है और आज मैं बेंडिंग स्ट्रेस को आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो डायरेक्ट स्ट्रेस होता है और बेंडिंग स्ट्रेस होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। सपोज कीजिए कि ये कोई मेरा टेस्ट पीस है, नीचे से मैंने फिक्स कर दिया और ऊपर से कोई फोर्स लग रहा है P, और मान लीजिए कि ये जो जिस सरफेस पे लग रहा है उसका एरिया है A। तो डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस जो होता है वो होता है P/A। लेकिन बेंडिंग के केस में क्या होता है, मान लीजिए कि कोई बीम है, और इस पे कोई फोर्स लग रहा है P, तो बीम क्या होगा, बीम जो है बेंड करेगा, इस तरह से बेंड हो जाएगा बीम। और जब बीम बेंड होता है तो बीम बेंड होगा तो क्या होता है, अगर ऊपर से फोर्स लग रहा है, यहाँ सपोर्ट बना देते हैं मैं, अगर ऊपर से फोर्स लग रहा है तो नीचे आएगा टेंशन, नीचे क्रिएट होगा टेंशन और ऊपर क्रिएट होगा कॉम्प्रेशन। तो जब भी बेंडिंग स्ट्रेस की बात करेंगे तो उसमें एक साथ कॉम्प्रेशन और टेंशन दोनों की बात हम लोग करते हैं। अब देखिए, अब बेंडिंग स्ट्रेस को समझने के लिए
हम लोग इसी बीम को, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी बीम है जो छोटे छोटे स्ट्रिप से होकर बना है। अज्यूम कीजिए कि जो बीम है वो छोटे छोटे स्ट्रिप से बना हुआ है। मान लीजिए ये बीम है और ये पतले पतले स्ट्रिप से बना है। अब अगर इस पर कोई फोर्स लगेगा और अगर ये बेंड होगा तो वो कैसे बेंड होगा? ऐसे बेंड होगा। इसके जो भी स्ट्रिप्स है वो भी ऐसे बेंड होंगे। तो ये बेंड होने से क्या होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं, इजीली इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो ऊपर वाला सेक्शन है ये क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ये कॉम्प्रेस हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। और ऊपर में सबसे ज़्यादा, जो सबसे ऊपर वाला सरफेस होगा वो सबसे ज़्यादा छोटा होगा, उसके बाद सबसे ज़्यादा उससे थोड़ा कम छोटा होगा, उसके बाद थोड़ा कम छोटा होगा, और एक लाइन ऐसी होगी जिस पे कुछ भी नहीं होगा, ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल एक्सिस। और जैसे ही हम उस लाइन के नीचे जाएंगे तो उसमें जो स्ट्रिप्स हैं वो बड़े होते जाएंगे, उसमें खिंचाव पैदा होगा, इसमें टेंशन आएगा, तो इसमें थोड़ा कम आएगा, इसमें कम आएगा, और इसमें सबसे ज़्यादा जो टॉप सरफेस है उसमें सबसे ज़्यादा आएगा। तो अगर हम इस सेक्शन को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो अगर ऊपर हम कंप्रेशन दिखा रहे हैं और नीचे टेंशन दिखा रहे हैं तो इस तरह से इसका बेंडिंग स्ट्रेस बनेगा। और ये जो टॉप सरफेस है इस पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस बनेगा, और जो बॉटम सरफेस है उसमें सबसे कम स्ट्रेस बनेगा। और इस स्ट्रेस को जो बात कर रहे हैं ये डायरेक्ट स्ट्रेस है, और इसी को हम लोग बेंडिंग, जो डायरेक्ट स्ट्रेस बेंडिंग की वजह से पैदा होता है उसको हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। अब हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस को है थोड़ा ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कुछ एजम्पशंस हैं जो कि आप बुक से पढ़ लीजिएगा कि बेंडिंग स्ट्रेस, जो प्लेन सेक्शन ऑलवेज रिमेन प्लेन, जो सेक्शन है वो होमोजीनियस है, और बहुत सारी हैं जो उसको आप बुक से देख लीजिएगा। मैं इसके एक्सप्रेशन जो है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मान लीजिए तो बेंडिंग स्ट्रेस को समझने के लिए सबसे पहले हम एक बीम लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा बीम है और इस बीम का ये न्यूट्रल एक्सिस है। हम लोग एक स्ट्रिप कंसीडर करते हैं। ये स्ट्रिप जो है वाई डिस्टेंस, न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे है। अब मान लीजिए कि ये बीम बेंड हो गया, तो बेंड होने के बाद ये ऐसा हो जाएगा, और ये न्यूट्रल एक्सिस पे हम लोग न्यूट्रल एक्सिस को ऐसे खींच देते हैं। और ये जो बीम है, ये जो हमारा कंसीडरेशन ऑफ, अब हम लोग इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो हम लोग कंसीडर करते हैं, एक सेक्शन लेते हैं और इसको मानते हैं P और Q। जो न्यूट्रल एक्सिस में जो डिस्टेंस कट रहा है उस सेक्शन के बीच में उसको कहते हैं P और Q, और जो ऊपर कट रहा है, जो हमारे कंसिडरेबल सेक्शन पे कट रहा है, उसको बोल रहे हैं R एंड S। अब हम लोग बीम जब बेंड होगा तो क्या होगा, इस स्ट्रिप में ये जो है ये दोनों इस तरह से, ये लाइन जो है इस तरह से हो जाएगी और ये इस तरह से हो जाएगा, और ये कहीं जाके बीम के सेंटर पे मिलेगा। तो मान लीजिए ये जो न्यूट्रल एक्सिस है इससे इसकी डिस्टेंस जो है R है, और जो न्यूट्रल एक्सिस का जो फाइनल लेंथ बना उसको हम मानते हैं P डैश और इसको मानते हैं Q डैश, और जो हमारा कंसीडरेशन स्ट्रिप है उसका जो फाइनल बना उसको बोलते हैं R डैश और इसको बोलते हैं S डैश। अब हम लोग PQ और P डैश Q डैश और R डैश S डैश का डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो P डैश Q डैश बराबर क्या होगा, P डैश एंड Q डैश। इसको क्या लिख सकते हैं, P और Q लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है। इसको Q, स्मॉल q लिखते हैं,
क्योंकि ये न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है, और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो होता है उसमें किसी भी तरह का कोई लेंथ में चेंज नहीं होता, क्योंकि उसमें ना कॉम्प्रेशन होता है और ना ही उसमें टेंशन होता है। तो पी डैश को, और अब हम निकालते हैं पी डैश क्यू डैश। तो पी डैश और क्यू डैश को क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं आर अल्फ़ा। ये पी डैश क्यू डैश है ना, ये एक सर्कल है, इस सर्कल का आर्क लेंथ है, और यहाँ एंगल कितना बन रहा है? यहाँ एंगल बन रहा है अल्फ़ा। तो इसलिए पी डैश क्यू डैश को लिख सकते हैं हम लोग आर अल्फ़ा। अगर हम लोग लिखना चाहें आर डैश एस डैश, ये आर डैश और एस डैश कितना हो जाएगा? यहाँ पे हमारा आर क्या है? आर माइनस वाई अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ से इसका दूरी हमने कितना लिया था? वाई डिस्टेंस लिया था। तो ये वाई है, तो यहाँ का, अब हम जब इस स्ट्रिप को कंसीडर करेंगे तो इसका रेडियस कितना आएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी, और यहाँ तक का जो दूरी होगा वो होगा आर माइनस वाई इंटू अल्फ़ा। अब देखिए, अब हम लोग स्ट्रेन निकालने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन किस में आएगा? स्ट्रेन आएगा आर डैश एस डैश में आएगा। तो आर डैश एस डैश का स्ट्रेन निकालने के लिए कोशिश करते हैं। तो स्ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा? स्ट्रेन इन आर एस कितना हो जाएगा? आर डैश एस डैश, सॉरी, आर एस जो इनिशियल लेंथ है और माइनस आर डैश एस डैश जो फाइनल लेंथ है, और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ आर एस। यही स्ट्रेन आएगा ना? आर एस के अंदर जो स्ट्रेन आएगा वो ये स्ट्रेन आएगा। इनिशियल स्टेज में क्या है? आर एस इज इक्वल टू पी क्यू, और पी क्यू इज इक्वल टू पी डैश क्यू डैश। बट क्या लिख सकते हैं यहाँ? आर एस, क्योंकि ये अभी इनिशियल स्टेज में है तो हम सेक्शन काटे हैं, तो पी क्यू इज इक्वल टू आर एस होगा, और पी क्यू इज इक्वल टू पी डैश क्यू डैश होगा, क्योंकि वो न्यूट्रल एक्सिस पे है। तो हम लोग लिख सकते हैं आर एस इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू पी डैश क्यू डैश, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो स्ट्रेन में हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेन को लिख सकते हैं यहाँ से, इस इक्वेशन से आर एस की जगह हम लोग लिख सकते हैं पी डैश क्यू डैश। तो पी डैश क्यू डैश माइनस आर डैश एस डैश डिवाइडेड बाई आर एस। तो ये सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। और फिर हम क्या जानते हैं? पी डैश क्यू डैश इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, और आर डैश एस डैश इज इक्वल टू आर माइनस वाई अल्फ़ा। यहाँ से ऊपर से हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं आर डैश एस डैश इज इक्वल टू आर माइनस वाई अल्फ़ा, और पी डैश क्यू डैश इज इक्वल टू आर अल्फ़ा। तो इसको हम लोग इस इक्वेशन में पुट करें तो इस इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेन इज इक्वल टू पी डैश क्यू डैश की जगह पर आर अल्फ़ा माइनस आर डैश एस डैश की जगह पे आर माइनस वाई अल्फ़ा, और डिवाइडेड बाई आर एस की जगह पे आर अल्फ़ा। आर एस इज इक्वल टू पी क्यू, और पी क्यू इज इक्वल टू पी डैश क्यू डैश, और पी डैश क्यू डैश इज इक्वल टू आर अल्फ़ा। तो यहाँ हमने आर अल्फ़ा लिख दिया। अब इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? आर अल्फ़ा माइनस आर अल्फ़ा प्लस वाई अल्फ़ा डिवाइडेड बाई आर अल्फ़ा। तो ये कैंसिल हो गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? और अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो गया, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू वाई बाई आर। तो सिंपली हमने निकाल लिया स्ट्रेन इज इक्वल टू वाई बाई आर। और हम क्या जानते हैं? और जानते हैं हम लोग स्ट्रेस बटा स्ट्रेन
स्ट्रेस बटा स्ट्रेन क्या जानते हैं, ई। तो दिस इम्प्लाइज हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस मान लीजिए कि सिग्मा है डिवाइडेड वाई बाई आर इज इक्वल टू ई। तो सिंपली इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं सिग्मा बटे वाई दिस इज इक्वल टू ई बटे आर। तो ये हमारा बेंडिंग स्ट्रेस का इक्वेशन आया एक, इसको ज़रूर याद रखिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये आपको काम आएगा। यहाँ पे सिग्मा क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस है। अब इस इक्वेशन को हम लोग बेंडिंग मोमेंट से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट से कैसे रिलेट करेंगे, हमने जो ये सेक्शन बनाया था, ये जो लिया था, इसका कोई सेक्शन काटिए। सेक्शन काटने के बाद कोई भी, ये सपोज कीजिए कोई एक सेक्शन है, और ये जब हम इस सेक्शन को काटेंगे तो मान लीजिए कि कोई आर्बिट्ररी शेप ऐसा मिलता है, और ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है। हमने क्या किया, यहाँ से कहीं से सेक्शन काटा और हम इधर से देख रहे हैं, तो जब हम देखेंगे तो इस तरह से आएगा और ये हमें न्यूट्रल एक्सिस मिलेगा। और हम लोग एक एरिया पे कंसीडर करते हैं जो एरिया वाई डिस्टेंस पे है और पतला स्ट्रिप है, दिस डिस्टेंस इज वाई। ये हम कंसीडर करते हैं। तो हम इस वाले पे, चूँकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि स्ट्रेस जो है, डायरेक्ट स्ट्रेस जो आएगा वो जैसे जैसे हम सेंटर के ऊपर जाएंगे वो बढ़ता जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। तो इस सेक्शन पे हम डायरेक्ट स्ट्रेस निकालने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो हमने सेक्शन कंसीडर किया, जो हमने स्ट्रिप कंसीडर किया, इसका जो एरिया है ए इज इक्वल टू डेल्टा ए। डेल्टा ए इसका एरिया है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेस क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इक्वेशन, अभी हमने इक्वेशन क्या निकाला, हमने इक्वेशन निकाला सिग्मा बटे वाई दिस इज इक्वल टू ई बटे आर। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज सिग्मा इज इक्वल टू ई बटे आर इंटू वाई। तो यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेस कितना होगा, तो ये हो गया यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेस, क्योंकि ये वाई डिस्टेंस के ऊपर है, तो ये जो सिग्मा है ये डायरेक्ट स्ट्रेस है वाई डिस्टेंस ऊपर। तो हम लोग अगर यहाँ पे इस सेक्शन पे क्या फोर्स लग रहा है, तो नॉर्मल फोर्स ऑन डेल्टा ए क्या लिख सकते हैं, ई बटे आर इंटू वाई मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ए। ये हो गया नॉर्मल फोर्स। अब इस फोर्स का मोमेंट निकालते हैं ज़रा। तो मोमेंट इस फोर्स का कितना हो जाएगा, इस फोर्स का मोमेंट अगर निकालना चाहें, मोमेंट क्या हो जाएगा, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो इसमें हम लोग डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है, न्यूट्रल एक्सिस से वाई है, तो उससे गुना कर देते हैं। तो ई बटे आर इंटू वाई इंटू डेल्टा ए और इंटू वाई। तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे ई बटे आर वाई स्क्वायर डेल्टा ए। अब ये जो है रेजिस्टिंग मोमेंट है। रेजिस्टिंग मोमेंट का मतलब ये रिएक्शन है, जब हमने उस पर कोई फोर्स लगाया या कोई मोमेंट लगाया, उसके वजह से कोई मोमेंट लगा और उस मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए एक अंदर मोमेंट डेवलप हुआ, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिंग मोमेंट। तो ये हो गया आपका एक डेल्टा ए स्ट्रिप के चलते कितना मोमेंट रेजिस्ट होगा वो हुआ। तो अगर हम लोग अगर पूरा एरिया में अगर पूरा मोमेंट कितना रेजिस्ट करेगा, तो इसको हम लोग लिखते हैं डीएम। तो पूरा मोमेंट वो कितना रेजिस्ट करेगा, पूरा मोमेंट रेजिस्ट कितना करेगा, तो सारे जितने छोटे छोटे स्ट्रिप को अगर हम सबका निकाल के और ऐड कर दें, तो हम लोग एम इजिकल टू, यानी एम इजिकल टू क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। यहाँ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस
इस बीम का। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, हम लिख सकते हैं सिग्मा E/R वाई स्क्वायर डेल्टा ए, यानी छोटे छोटे हर डेल्टा ए को अगर जोड़ते जाएं तो जो होगा वही हो जाएगा उसका समेशन। और मैंने एक वीडियो बनाया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया जो होता है उसको एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देखें अगर ऐसा, तो E/R और डेल्टा ए वाई स्क्वायर, और ये क्या है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके लिए मैं वीडियो पे लिंक दे रहा हूँ, अगर आपको इस चीज़ों को समझने में दिक्कत है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं, और अगर ये छोटे पार्ट का है, अगर पूरे का सम लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, E/R I, और ये क्या है M, मोमेंट बराबर क्या हो जाएगा EI/R, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं M/I इक्वल टू E/R। और अभी हमने ऊपर प्रूफ किया था, ऊपर क्या प्रूफ किया था, सिग्मा बाई वाई बराबर E/R, तो E/R को हम लोग यहाँ आगे एक्सटेंड करके लिख सकते हैं सिग्मा/वाई। तो ये जो इक्वेशन हो गया, यही इक्वेशन आपके काम का है तीनों, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। M/I बराबर E/R बराबर सिग्मा/वाई। तो इसको ज़रूर याद कर लीजिए। मैं इसको एक बार फिर आपके लिए लिखता हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ। M/I इजिकल टू E/R इजिकल टू सिग्मा/वाई। यहाँ पे M क्या है, मोमेंट ऑफ, M इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। M है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, E है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, R है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, बीम जब बेंड होगा तो वो एक सर्कुलर कर्व बनाएगा, उस कर्वेचर का जो रेडियस होगा उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सिग्मा जो है वो है बेंडिंग स्ट्रेस। तो ये है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर एक सॉल्यूशन भी, एक प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करके दिखाऊं। अब इसमें थोड़ा सा आगे कुछ और चीज़ें हैं छोटी छोटी, वो भी मैं बता देता हूं ताकि आपको पूरा नॉलेज हो पाए इसके बारे में, बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। सबसे पहली बात, न्यूट्रल एक्सिस क्या है। न्यूट्रल एक्सिस वो पॉइंट है, वो लाइन है जिस लाइन का में ना कोई टेंशन होता है और ना ही कोई कंप्रेशन होता है। तो जो हमने अभी एरिया कंसीडर किया था, ये एरिया, इस पे जो फोर्स आ रहा है वो फोर्स को अगर DF कहें तो DF क्या हो जाएगा, डेल्टा F। अगर हम इसको कहें तो डेल्टा F इजिकल टू सिग्मा डेल्टा A, और इसको हमने अभी लिखा था E/R वाई डेल्टा A।
ई बटे आई डेल्टा ए, हमने सिग्मा को लिख दिया ई बटे आर इंटू वाई। और टोटल फोर्स अगर लिखना हो तो क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स इज इक्वल टू ई बाई आर, कॉमन कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेते हैं, और सिग्मा वाई इंटू डी ए। अब अगर हम यही फोर्स न्यूट्रल एक्सिस पे निकालें तो न्यूट्रल एक्सिस में y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, यानी टोटल फोर्स 0 होना चाहिए। मतलब अगर न्यूट्रल एक्सिस को कंसीडर करें तो न्यूट्रल एक्सिस पे जो फोर्स है उस पर 0 आना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई कंप्रेशन कोई टेंशन हो नहीं रहा, तो वो जो फोर्स होगा वो 0 होगा। तो एट न्यूट्रल एक्सिस F इज इक्वल टू 0, कि फॉर 0 रिजल्टेंट सिग्मा वाई इंटू डेल्टा ए इज इक्वल टू 0। और ये क्या है, सिग्मा वाई और डेल्टा ए क्या है, मोमेंट ऑफ द सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, यानी वो जो डेल्टा ए एरिया है उसका मोमेंट है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। और ये क्या है, दिस इज, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ डेल्टा ए अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। दिस इम्प्लाइज कि ये टर्म अगर 0 होगा कब, जब y 0 के बराबर हो, और y 0 का मतलब है कि द एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ एरिया। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि जो सेंटर ऑफ एरिया है वहाँ से न्यूट्रल एक्सिस पास होता है। तो जब भी हमें न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करने की बात होगी तो हम लोग एरिया का सेंटर निकालेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे लाई करेगा। अब एक और टर्म है, इसमें आता है सेक्शन मॉडुलस। हम लोग इक्वेशन अभी हमने पढ़ा m बटे आई इज इक्वल टू सिग्मा बटे वाई, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई आई बाई वाई, ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो आई बाई वाई है इसको हम लोग लिखते हैं, अगर इसको हम लोग z कहें, आई बाई वाई को अगर z कहें तो क्या लिख सकते हैं, m डिवाइडेड बाई z, और इसी z को बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस। तो ये z जो है सेक्शन मॉडुलस है, और कोई भी बीम का जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो सेक्शन मॉडुलस पे ही डिपेंड करता है, ना कि सेक्शन पे। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज़्यादा यूज होता है, और किसी भी बीम का जो स्ट्रेंथ है उसका जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड अपॉन जेड, ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आज हमने बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में मैंने आपको समझा दिया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई किसी तरह का कोई डाउट है, थोड़ा कैलकुलेशन है और आप इसको थोड़ा बुक भी रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिए इसी तरह कमेंट करके, और मैं फिर से आपको वीडियो बना के इन सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप दोस्तों को शेयर करेंगे तो उनको भी हिंदी में टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग और ये सब जो बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग है उसके बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो थैंक्स।